हम सब स्कूल गए हैं ना। हम्म, सुबह उठकर वो यूनिफॉर्म पहनना, भारी बस्ता लेकर जाना, क्लास में बैठना, इम्तिहान देना। हाँ इम्तिहान देना, ये सब हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि सबका असली मतलब क्या है? हम्म जब हम कहते हैं शिक्षा, तो क्या इसका मतलब सिर्फ किताबें रटना और डिग्री लेना है? या उससे भी ज्यादा कुछ। हाँ, और हमारे पास आज कुछ बहुत दिलचस्प सोर्सेज हैं जो इसी सवाल की परतें खोलते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा का असली मकसद क्या है। और ये सिर्फ पढ़ना लिखना सीखने से कितना कितना अलग और गहरा है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आमतौर पर जब शिक्षा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? स्कूल की बिल्डिंग, ब्लैक बोर्ड, रिपोर्ट कार्ड। बिल्कुल लेकिन इन सोर्सेज के हिसाब से इसकी परिभाषा इतनी सीधी सादी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो शिक्षा और साक्षरता में एक बहुत बड़ा फर्क है ना? बिल्कुल, यह समझना सबसे जरूरी है। साक्षरता मतलब लिटरेसी, वो तो एक टूल है, एक कौशल। अच्छा। पढ़ना लिखना हिसाब किताब करना ये जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये शिक्षा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सिर्फ एक हिस्सा? हाँ, हमारे सोर्सेज एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। अंग्रेजी का शब्द एजुकेशन, वो आया है लैटिन के शब्द एजुसेरे से। और एजुसेरे का मतलब जानकारी डालना नहीं है, तो क्या है? उसका मतलब है बाहर निकालना। बाहर निकालना। अरे ये तो पूरी सोच ही पलट देता है। है ना? मतलब शिक्षा का काम दिमाग को एक खाली बर्तन की तरह जानकारी से भरना नहीं है, नहीं, बल्कि इंसान के अंदर जो क्षमताएं, जो प्रतिभा पहले से मौजूद है, उसे खोज कर बाहर लाना और निखारना है। एग्जैक्टली। ये मानता है कि हर इंसान में कुछ अनोखी क्षमताएं होती हैं और शिक्षा का असली काम है उस क्षमता को पनपने के लिए सही माहौल देना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था, जो मार्क्स, ग्रेड्स, एंट्रेंस एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स पर टिकी है। हाँ, क्या वो इस अंदर से बाहर निकालने वाले विचार को सच में अपना सकती है? यही तो वो सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। या हम असल में इसका उल्टा ही कर रहे हैं, मतलब सबको एक ही सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं? और इसी सवाल ने शिक्षा के अलग अलग मकसद पैदा किए हैं। हम्म। अगर हम इन सोर्सेज को देखें तो पता चलता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, इस पर कभी कोई एक राय थी ही नहीं। तो फिर चलिए इन अलग अलग मकसदों को ही खंगालते हैं। सोर्सेज हमें सबसे पहले प्राचीन यूनान में ले जाते हैं, प्लेटो के पास। उनके हिसाब से शिक्षा का मकसद क्या था? प्लेटो के लिए व्यक्ति से ज्यादा जरूरी राज्य था, समाज था। समाज। हाँ, उनकी किताब रिपब्लिक में वो बताते हैं कि शिक्षा एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हर व्यक्ति को उसकी दिमागी काबिलियत के हिसाब से समाज में एक खास रोल के लिए तैयार करे। अच्छा, मतलब कुछ लोग सैनिक बनेंगे, कुछ कारीगर, और बहुत थोड़े से लोग जिनमें सबसे ज्यादा बौद्धिक क्षमता होगी वो शासक या फिलोसोफर किंग बनेंगे। तो शिक्षा का काम था एक आदर्श और स्थिर राज्य बनाना। बिल्कुल। यानी शिक्षा समाज की मशीनरी को चलाने के लिए पुर्जे तैयार कर रही है। एक तरह से हाँ। कौन सा पुर्जा कहाँ फिट होगा, ये शिक्षा तय करेगी। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। क्या? अगर राज्य ही तय करेगा कि कौन क्या बनेगा, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद का क्या होगा? सही बात है। क्या प्लेटो की दुनिया में एक लोहार का बेटा जिसमें कवि बनने की क्षमता है, कभी कवि बन पाएगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और शायद यही बात प्लेटो के ही शिष्य अरस्तु को भी खटकी होगी। अच्छा, क्योंकि उनका नजरिया इससे एकदम अलग था। अरस्तु का फोकस राज्य से हटकर वापस व्यक्ति पर आ गया। तो अरस्तु क्या चाहते थे शिक्षा से? उनके लिए शिक्षा का सबसे बड़ा मकसद था एक अच्छा और सुखी इंसान बनाना। एक अच्छा इंसान? हाँ, उनका मानना था कि हर इंसान यूडाइमोनिया यानी एक सार्थक और भरपूर जीवन जीना चाहता है। और ये तभी मुमकिन है जब शिक्षा के जरिए व्यक्ति में सद्गुण यानी नैतिक और बौद्धिक गुण विकसित किए जाएं। वो चाहते थे कि इंसान तर्क करना सीखे, सही गलत में फर्क करना सीखे और एक संतुलित जीवन जिए। बिल्कुल। उनके लिए शिक्षा व्यक्तिगत खुशी और आत्मसिद्धि का रास्ता थी। तो यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं। एक प्लेटो का रास्ता जो कहता है शिक्षा समाज के लिए है, और दूसरा अरस्तु का जो कहता है कि शिक्षा व्यक्ति के लिए है। और ये बहस तो आज तक चल रही है। आज तक कि हमारे स्कूलों को समाज की जरूरतें पूरी करनी चाहिए या व्यक्ति की अपनी क्षमता को निखारना चाहिए। बिल्कुल। और यही बहस आगे चलकर और भी जटिल हो जाती है जब हम आधुनिक समाजशास्त्रियों को देखते हैं। सोर्सेज में एक थ्योरी का जिक्र है, प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म। सुनने में बड़ा भारी शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसके मुख्य विचारक थे एमिल दुर्खीम। इसे ऐसे समझिए कि दुर्खीम समाज को एक शरीर की तरह देखते थे। एक शरीर की तरह? हाँ,
अगर समाज एक शरीर है तो स्कूल उसका इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम? हाँ, इसका काम है शरीर की नई कोशिकाओं यानी बच्चों को सिखाना कि शरीर के नियम क्या हैं, ताकि वो बड़े होकर शरीर को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि उसका हिस्सा बनकर उसे और मजबूत बनाएं। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब स्कूल में होने वाली हर छोटी बड़ी चीज का एक मकसद है। हाँ, दुर्कीम के अनुसार हर सुबह स्कूल की प्रार्थना, राष्ट्रगान, एक जैसी यूनिफॉर्म, इतिहास की किताबें। हाँ, इतिहास पढ़ाना जिसमें हम अपने देश के नायकों के बारे में पढ़ते हैं, ये सब उसी सामाजिक इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के तरीके हैं। ये बच्चों में हम की भावना पैदा करते हैं, ताकि समाज में एकता और स्थिरता बनी रहे। बिल्कुल। यह प्लेटो के विचार का ही एक आधुनिक रूप है, जहां शिक्षा का काम है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। लेकिन जब कोई कहता है कि शिक्षा का काम व्यवस्था बनाए रखना है, तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। क्योंकि सवाल उठता है, किसकी व्यवस्था? जी, क्या वो व्यवस्था सबके लिए बराबर है? सही सवाल है। और यहीं पर शायद दूसरी थ्योरी आती होगी। सोर्सेज में द्वंद्व सिद्धांत या कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का भी जिक्र है। सही पकड़ा आपने। द्वंद्व सिद्धांत प्रकार्यवाद की सोच को पूरी तरह से पलट देता है। कैसे? ये सिद्धांत कहता है कि समाज कोई एकजुट शरीर नहीं, बल्कि अलग अलग समूहों के बीच ताकत और संसाधनों के लिए एक संघर्ष का मैदान है। अच्छा। और इस नजरिए से शिक्षा सामाजिक एकता का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता को बनाए रखने और उसे जायज ठहराने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। इसे थोड़ा और आसान करते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि शिक्षा एक तरह का फिल्टर है जो पहले से ही ताकतवर लोगों के बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करता है? बिल्कुल। ये सिद्धांत कहता है कि शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा प्रभुत्वशाली वर्ग का कब्जा होता है। स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी भाषा ज्यादा जरूरी होगी, किस तरह के व्यवहार को अच्छा माना जाएगा, ये सब वही वर्ग तय करता है। और नतीजा ये होता है कि उसी वर्ग के बच्चों को सिस्टम में आगे बढ़ना आसान लगता है। हाँ, क्योंकि वो पहले से ही उस कल्चर से वाकिफ होते हैं। जैसे आज भी कई लोग कहते हैं कि महंगे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे जिस तरह से बोलना, व्यवहार करना सीखते हैं, वो उन्हें कॉर्पोरेट इंटरव्यू में एक अलग ही बढ़त देता है। बिल्कुल। जबकि सरकारी स्कूल का बच्चा शायद उतना ही काबिल होते हुए भी उस कल्चर में फिट नहीं हो पाता। क्या ये उसी का एक उदाहरण है? ये इसका एक सटीक उदाहरण है। द्वंद्व सिद्धांत के अनुसार स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, वो सांस्कृतिक पूंजी या कल्चरल कैपिटल भी देता है। अच्छा। और जिसके पास ये पूंजी नहीं है, वो इस रेस में पीछे रह जाता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से शिक्षा बराबरी का मौका नहीं देती, बल्कि पहले से मौजूद ऊंच नीच को और गहरा करती है। वाह। तो एक तरफ दुर्खीम है जो कह रहे हैं कि स्कूल समाज को जोड़ता है, और दूसरी तरफ ये सिद्धांत है जो कहता है कि स्कूल समाज को तोड़ता है और ऊंच नीच को और पक्का करता है। दोनों एकदम विपरीत विचार। ये सारे सिद्धांत समाज को एक मशीन की तरह देख रहे हैं। कोई कहता है कि शिक्षा उस मशीन का तेल है, तो कोई कहता है ये वो डिजाइन है जो कुछ पुर्जों को हमेशा ऊपर रखता है। सही कहा। लेकिन क्या शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ समाज की मशीनरी से जुड़ा है, या इसका कोई आध्यात्मिक या व्यक्तिगत पहलू भी है? बिल्कुल है। क्योंकि हमारे सोर्सेज में रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी का जिक्र है, और उनका नजरिया तो इस मशीनरी से बिल्कुल बाहर का लगता है। आपने बहुत सही तरीके से जोड़ा है। टैगोर और गांधी दोनों ने ही उस शिक्षा को नकारा जो इंसान को समाज या राज्य की मशीन का सिर्फ एक पुर्जा बना दे। टैगोर तो उस समय की औपचारिक स्कूली शिक्षा को तोते का प्रशिक्षण या एक पिंजरा कहते थे। पिंजरा? इतना सख्त शब्द क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि स्कूल की चारदीवारी, वो सख्त अनुशासन और रटने पर जोर, वो बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा और रचनात्मकता को मार देता है। वो मानते थे कि असली शिक्षा प्रकृति के साथ एक गहरे जुड़ाव में ही मिल सकती है। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहां क्लास अक्सर पेड़ों के नीचे लगती थी। बिल्कुल। वहां सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं होती थी, बल्कि कला, संगीत, नृत्य और प्रकृति को महसूस करने पर बराबर का जोर था। मैंने सुना है कि शांति निकेतन में पढ़ने वाले लोग बताते हैं कि वहां परीक्षा का डर नहीं था, बल्कि बारिश आने पर क्लास छोड़कर भीगने की आजादी थी। हाँ, बिल्कुल। टैगोर का मानना था कि जो बच्चा बारिश की बूंदों को महसूस नहीं कर सकता, वो बादलों पर लिखी कविता को कैसे समझेगा? सही बात है। उनके लिए शिक्षा का मकसद था एक ऐसा इंसान बनाना जिसका दिमाग खुला हो, दिल संवेदनशील हो और आत्मा आजाद हो। शिक्षा बांधने के लिए नहीं, आजाद करने के लिए थी। बिल्कुल। चार दीवारी से बाहर की शिक्षा जो इंसान को प्रकृति और कला से जोड़ती है, ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। और महात्मा गांधी
स्रोत उनकी नई तालीम की अवधारणा का जिक्र करते हैं, जो उस समय के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। नई तालीम या बुनियादी शिक्षा वाकई क्रांतिकारी थी। गांधी ने देखा कि अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा भारतीयों को सिर्फ बाबू बना रही थी। अच्छा। ये शिक्षा उन्हें अपनी जमीन, अपने समाज और वो जो हाथ से काम करने की गरिमा है, उससे दूर कर रही थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो दिमाग के साथ साथ हाथ और दिल को भी शिक्षित करे। हाथ, हृदय और मस्तिष्क की शिक्षा, इसका मतलब क्या था असल में? उनका विचार था कि शिक्षा को किसी उत्पादक हस्तशिल्प मतलब प्रोडक्टिव हैंडीक्राफ्ट के इर्द गिर्द बनाया जाना चाहिए। जैसे कताई, बुनाई, लकड़ी का काम या खेती। कल्पना कीजिए, एक बच्चा चरखा चलाना सीख रहा है। ठीक है। अब इसी एक काम में कितनी शिक्षा है। जब वो कपास के रेशों की गिनती करेगा तो वो गणित सीख रहा है। अच्छा। जब वो समझेगा कि कपास कहाँ और कैसे उगता है तो वो भूगोल और कृषि विज्ञान सीख रहा है। जब वो चरखे की बनावट को समझेगा तो वो फिजिक्स सीख रहा है। बिल्कुल। और जब वो अपने बनाए सूत को बाजार में बेचेगा तो वो अर्थशास्त्र सीख रहा है। मतलब ज्ञान को विषयों में बांटने के बजाय उसे एक काम के जरिए समग्र रूप से सीखना। हाँ। इससे तो शारीरिक श्रम और बौद्धिक काम के बीच की खाई भी भर जाएगी, जिसे हमारे समाज में इतनी बड़ी चीज माना जाता है। यही उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। वो एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, उन्हें शारीरिक श्रम का सम्मान करना सिखाए और उन्हें अपने आसपास के समाज की जरूरतों से जोड़े। बिल्कुल। ये सिर्फ पढ़ने लिखने की शिक्षा नहीं थी, ये जीवन जीने की शिक्षा थी। तो इन सभी विचारों का क्या मतलब निकाला जाए? हमने कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुंच गए? प्लेटो के राज्य केंद्रित मॉडल से लेकर अरस्तु के व्यक्ति केंद्रित विचार तक, फिर दुर्खीम का मानना कि शिक्षा समाज को जोड़ती है, और द्वंद्व सिद्धांत का कहना कि शिक्षा समाज में दरार डालती है, और फिर टैगोर की प्रकृति से जुड़ी आजाद शिक्षा से लेकर गांधी की कर्म आधारित नई तालीम तक, हर किसी का नजरिया इतना अलग है। और शायद यही इन सोर्सेस का सबसे आकर्षक निष्कर्ष है। क्या? कि शिक्षा का कोई एक सही जवाब, कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि शिक्षा हमेशा से एक बहस का, एक विचार विमर्श का विषय रही है। और इसके केंद्र में हमेशा एक ही सवाल रहा है, शिक्षा का असल मकसद क्या है? क्या इसका मकसद व्यक्ति को समाज के लिए तैयार करना और उसे मौजूदा व्यवस्था में फिट करना है, या फिर व्यक्ति को समाज की कुरीतियों और असमानताओं पर सवाल उठाने के लिए सशक्त करना है? क्या ये स्थिरता लाने का साधन है या क्रांति का? हर दृष्टिकोण हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों को देखने का एक नया चश्मा देता है। जब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो हम असल में उन्हें इनमें से किस मकसद के लिए भेज रहे होते हैं? बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम शिकायत करते हैं कि स्कूल बच्चों को सवाल पूछना नहीं सिखाते। हाँ। लेकिन शायद दुर्खीम कहते कि व्यवस्था को चलाने के लिए सवाल पूछने वालों से ज्यादा नियम मानने वालों की जरूरत है। और हम शिकायत करते हैं कि शिक्षा सबको बराबर मौका नहीं देती। और द्वंद्व सिद्धांत कहता है कि सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया है। ये हमें एक बहुत ही असहज लेकिन जरूरी आईना दिखाता है। ये गहन पड़ताल वाकई हमें कई सवालों के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में इनमें से किन-किन विचारों की झलक देखते हैं? और ये हमें आज के दौर के एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करती है। कौन सा प्रश्न? ये सभी स्रोत 20वीं सदी या उससे पहले के विचारों को कवर करते हैं, लेकिन आज की दुनिया में जहां गूगल पर हर जानकारी एक क्लिक दूर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI ऐसे काम कर सकता है जो पहले सिर्फ इंसान करते थे, हाँ, वहां शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर जानकारी और स्किल दोनों AI दे सकता है तो फिर स्कूलों को क्या सिखाना चाहिए? शायद अब शिक्षा का मकसद ज्ञान का हस्तांतरण रहा ही नहीं। तो फिर क्या है? क्या ये आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग का विकास है, या रचनात्मकता, या फिर भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता? शायद वो चीजें जो हमें मशीन से अलग एक बेहतर इंसान बनाती हैं। हो सकता है कि हमारे भविष्य के सवालों के जवाब हमें टैगोर, गांधी और अरस्तु जैसे विचारकों के पास वापस ले जाकर ही मिलें।